नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हम लोग जो पिछले 20 दिनों से आपसे बात कर रहे थे, खबरें दिखा रहे थे, अब उस पर दरअसल मुहर लग गई है। अब ये साफ हो गया है कि इस दुनिया में आतंकवाद का अगर सबसे बड़ा कोई अड्डा है तो वो फिलिस्तीन है। किस तरह से आतंकवाद का जो बड़ा अड्डा है वो इजराइल है और वो फिलिस्तीन को आतंकवादी कह रहा था। तो सोचिए, ये सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी की तरह साफ हो गया। अब जो आंकड़े आ रहे हैं, जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, उससे साफ है कि फिलिस्तीन जो है वो एक निर्दोष देश है और उस पर बमबारी की गई। सोचिए, क्या ऐसे आंकड़े आ गए हैं जिससे ये साफ होता है कि इजराइल दरअसल एक आतंकी देश है। आंकड़े ये हैं कि युद्ध के दौरान जो भी इजरायली मारे गए हैं वो सब सेना के लोग हैं। 1500 इजरायली फौज मारे गए हैं, 1500 करीब घायल हैं और 1000 से ज्यादा वो फरार हो गए, युद्ध लड़ने से फरार हो गए। वहीं फिलिस्तीन में जो लोग मारे गए हैं वो सब के सब ईमानदार और आम नागरिक मारे गए। इसका मतलब है कि इस युद्ध में, ये जो युद्ध था ये दरअसल युद्ध नहीं था, ये आतंकवाद था इजराइल का, जिसमें उसने बमबारी करके निर्दोष लोगों को मौत के नींद सुला दिया। और उसकी मंशा थी कि वो आतंकवाद से नहीं लड़ रहा था, उसकी मंशा थी कि वो फिलिस्तीन पर कब्जा कर ले, लेकिन अब उसकी मंशा साफ नहीं हो पाई। और सोचिए, पिछले 75 सालों से इजराइल हर साल 2 से 3 बार हमला करता था फिलिस्तीन पर और उसके कुछ हिस्सों को कब्जा करता जाता था, लेकिन इस बार उसकी पूरी पोल पट्टी खुल गई है। दुनिया के सामने वो बेनकाब हो गया और दुनिया को पता चल गया है कि दरअसल इजराइल एक आतंकी देश है और उसने निर्दोष लोग की हत्या की है। और सोचिए, जब 4 दिनों का आज पहला दिन था, युद्ध विराम हुआ है, सीज फायर हुआ है और दुनिया भर से मदद की लाइन लगी हुई है। फिलिस्तीन को इतनी मदद मिल रही है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, ट्रकों की लाइन लगी है। वहीं अभी भी आईडीएफ जो इजरायली फौज है वो अपने करतूत से बाज नहीं आ रहा है, अभी भी वो निर्दोष लोगों पर गोली चलाने से बाज नहीं आ रहा है, लोगों को डरा रहा है, धमका रहा है। लेकिन फिलिस्तीनी गजा पट्टी की तरफ लौट रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, 320 आईडीएफ के ठिकानों पर हमले हुए हैं। उसके बाद आज भी उसके लगभग 300 टैंक जो उसके बचे हुए थे, 300 टैंक में से 11 टैंक मात्र उसके बचे हुए हैं, मतलब सारे टैंक उनके उड़ा दिए गए हैं। 1500 से 2000 फौज उसके मारे गए हैं और ये सब सैनिक ठिकानों पर हमला हुए हैं। और हिजबुल्लाह हो या हूथी हो या हमास हो, इसने जितने हमले किए हैं वो सब के सब सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। इसका मतलब है कि ये लोग युद्ध के नियमों का पालन कर रहे थे और इजराइल पूरी तरह से युद्ध के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा था और वो आम लोगों को, निर्दोष लोगों को मार रहा था। तो ये बात जग जाहिर हो चुकी है और पूरी दुनिया में जो पहले, सोचिए, 7 अक्टूबर से पहले जो दुनिया में धारणा थी फिलिस्तीन को लेकर, हमास को लेकर, वो धारणा बदल गई है। और शायद ही दुनिया का कोई देश हो जहां फिलिस्तीन के पक्ष में प्रदर्शन न हुए हो। और सबसे ज्यादा प्रदर्शन उन देशों में हुआ है जो इजराइल का समर्थक देश था या उसके साथ था। अमेरिका में आज भी व्हाइट हाउस में प्रदर्शन हो रहा है, टाइम्स स्क्वायर पर प्रदर्शन हो रहा है, फ्रांस में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, तमाम यूरोपीय कंट्री में प्रदर्शन हुआ। इससे साफ होता है कि अभी भी इंसानियत खत्म नहीं हुई है और लोग मजबूत और कमजोर राष्ट्र नहीं देखते हैं, लोग सही देश देखते हैं। इजराइल को अपने जिस मजबूती का गुमान था वो भी ढह गया। सोचिए, अभी वो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन हमला करता था, फिर बैठ जाता था, दुनिया को बताता था कि मेरे पास ये आधुनिक मिसाइल है, ये आधुनिक जहाज है, ये आयरन रडार है, आयरन डोम रडार है, हमारे पास मोसाद है। और सब किया धरा का धरा रह गया और निर्दोष फिलिस्तीनियों की हत्या ने उसको बेनकाब कर दिया और वहीं उसकी ताकत का भी अंदाजा लग गया। सोचिए, 4000 रॉकेट कह रहा, वो खुद इजराइल कह रहा है कि हमास ने मेरे देश में 4000 रॉकेट मारे हैं। वो ईरान से पार नहीं पा सकता है, वो हिजबुल्लाह से नहीं लड़ सकता है, वो हूती से नहीं लड़ सकता। अगर इजराइल जीतने वाला होता ये युद्ध तो वो सीज फायर नहीं करता। दरअसल वो चारों तरफ से घिर गया है और जिस तरह से अब इन देशों ने, खाड़ी देशों ने स्टैंड लिया, खाड़ी देश जिस तरह से एक मुश्त खड़े हुए हैं। और सबसे बड़ा काम किया सोशल मीडिया ने, सोशल मीडिया ने उसे पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। और सोशल मीडिया की वजह से दुनिया को पता चला कि इस दुनिया में आतंक का अड्डा जो है या हिटलरशाही का अड्डा है वो बेंजामिन नेतन्याहू है। और बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ अब उसके देश के भी लोग खड़े होने लगे हैं
क्योंकि उसने आम इजरायली को भी युद्ध में धकेल दिया, आम इजरायली की भी जीवन रेखा, रोजी रोटी और उसका जीवन प्रभावित हुआ है, इसलिए वो विरोध कर रहे हैं। और सोचिए, ये बेंजामिन नेतन्याहू भी राष्ट्रवाद का जहर देकर, नसों में जहर देकर सत्ता में आया था, और इसकी राष्ट्रवाद की भी पोल खुल गई कि ये सत्ता पर कब्जा करना चाहता था। सोचिए, पहले के समय के जो राजा होते थे वो धर्म के नाम पर लोगों को शोषण करते थे। जब जनता ब्रेड मांगती थी तो वो तरह तरह के धार्मिक अफीम चखाते थे, वो ग्लैडिएटर का युद्ध कराते थे, लोगों को मौत के रेस में धकेल देते थे। क्या 21वीं सदी में ये सब संभव है जब दुनिया की आधी आबादी पढ़ी लिखी है? अब के जो डेमोक्रेटिक राजा हैं वो भी आपको धर्म के नाम पर उलझाते हैं, वो आपको उन्माद में उलझाने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा संभव हो सकता है? ये दुनिया 16वीं 17वीं और शताब्दी की नहीं है, ये दुनिया अब 21वीं शताब्दी की है, जहां ज्ञान विज्ञान और हर 50% से ज्यादा दुनिया की आबादी 60% पढ़ी लिखी है। कुछ देश में तो 100% लिटरेसी है। और आपको लगता है कि अभी भी आप जनता को बेवकूफ बना देंगे? पहले के राजा खुद को भगवान का अवतार बताते थे और वो चाहते थे ये सत्ता जो है ना, सत्ता का जो नशा है। और डेमोक्रेसी क्यों आई दुनिया भर में? 5 साल 4 साल पर चुनाव क्यों निर्धारित किए गए? ताकि जनता को हिसाब देना पड़े। आप जनता को हिसाब दीजिए। लेकिन सोचिए, डेमोक्रेसी वहीं कमजोर होती है जहां का मीडिया खराब है। इजराइल की मीडिया बहुत ईमानदार है। इजराइल की मीडिया ने जमकर इस बार बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ रिपोर्टिंग की, तेल अवीव में जो प्रदर्शन हुआ उसके खिलाफ रिपोर्टिंग की, और तमाम विश्लेषण हुए कि कैसे ये सब सत्ता बचाने के लिए दुनिया को युद्ध में धकेल रहा है। वहीं कतर अल जजीरा ने शानदार काम किया, और सोशल मीडिया का तो कोई जवाब ही नहीं है। पेड़ से कहीं पत्ता भी गिरता है ना तो वहीं से कोई शख्स उसकी रिपोर्ट करता है। अब आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। अब एक आदमी नहीं, हर हाथ में मोबाइल है और हर आदमी सच्चाई को लिखने की क्षमता रखता है, और इसलिए झूठ बोलने वालों ज्यादा बेनकाब हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। पहले टीवी अखबार था, कुछ भी लोग बोल के निकल जाते थे, लेकिन सोशल मीडिया ने सबकी पोल खोल दी। और सोचिए, एक देश बेनकाब हो गया जिसका नाम इजराइल है। वो पिछले 75 सालों से दुनिया को बताता था कि वो आतंकवाद से पीड़ित है, उस पर फिलिस्तीन और हमास जो आतंकी देश है वो हमला करता है, वो अपना बचाव करता है। अब साफ हो गया है कि दरअसल फिलिस्तीन पीड़ित देश है, और इजराइल जो है वो अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल कर रहा था और आम फिलिस्तीनियों को निशाना बना रहा था। मैं फिर कह रहा हूं, इस बार का युद्ध इजराइल को महंगा पड़ेगा। और अब भी हमास ने कहा है कि हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं और हम अब बिना आजादी कुछ भी नहीं चाहते हैं। और हमास को सबसे ज्यादा फिलिस्तीनियों का समर्थन मिल रहा है। और देखिएगा, ये 4 दिन का जो युद्ध विराम है या तो आगे बढ़ेगा, या गजा में वैगनर के लड़ाके, हिथू, हिजबुल्ला, हमास के लड़ाके, ईरान, जॉर्डन, सीरिया और चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया के हथियार, ईरान के हथियार और खाड़ी देशों की एकता इजराइल को नेस्तनाबूद कर देगी, बर्बाद कर देगी, क्योंकि अमेरिका ने अपने हाथ खींच लिए हैं। और इस बार ये लोग अमेरिका का भी हिसाब कर रहे हैं कि खाड़ी देशों में जो तुम्हारा अड्डा है, साम्राज्य है, वो अब बिल्कुल खत्म होगा। और सोचिए, इस्लामोफोबिया को लेकर जो दुनिया में जो इस तरह के लोग थे, जो भारत में भक्त लोग हैं, तो इस्लामोफोबिया के खिलाफ भी दुनिया में मैसेज चलाएगा कि नहीं, इस्लाम मानने वाले को जिस तरह से प्रोपगेट किया जाता था, जिस तरह से उनको बदनाम किया जाता था, उसको भी लेकर साफ हो गया कि ऐसा नहीं है। आतंकवाद से धर्म का कोई लेना देना नहीं है, ये एक मनोदशा है। और ये जो अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझ रहे थे ये इजराइल के लोग, वो दरअसल विस्तारवादी नीति अपना रहे हैं। तो दुनिया को खतरा आतंकवाद से ज्यादा ऐसे बेंजामिन नेतन्याहू जैसे हिटलर शाहों से है, सबसे ज्यादा। सोचिए, 15,000 लोगों को मार डालना, इससे बड़ा कोई आतंकवाद हो सकता है? वो भी 21वीं सदी में, विज्ञान की सदी में, टीवी अखबार की सदी में। और ये साफ हो गया है कि वो अपनी सत्ता बचाने के, इसलिए मैं कह रहा हूं डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ रहिए और किसी भी गैर बराबरी के खिलाफ और किसी भी जुल्म जाति के खिलाफ आवाज उठाइए। और दुनिया ने यही मैसेज दिया है इजराइल को, और इजराइल अब बैकफुट पर है और हो सकता है कि उसको फिलिस्तीन को पूरी तरह से मुकम्मल आजादी देनी पड़ेगी। आप लोग की क्या रिपोर्ट है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और बड़ी अच्छी बात है कि बमबारी रुकी है और आम फिलिस्तीनी जो है वो अपने घरों में लौट रहे हैं। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।